दोस्तों, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो हम अगले सेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा था कि कैसे 1909 और 1919 का जो हम लोग को दिया गया था रिफॉर्म, वो बिल्कुल हम उससे संतुष्ट नहीं थे। और क्या उसके ड्रॉबैक थे, किसी भी तरह का हम लोग को एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट टाइप कुछ नहीं दिया गया था। और उसके बाद हम लोग अब गांधी जी को बुलाएंगे। गांधी जी के जो मतलब जो बेसिक्स चीज़ें हैं गांधी जी की, उससे स्टार्ट करेंगे और कैसे वो यहाँ आए और कैसे फिर आगे आगे काम बढ़ा, उस चीज़ को आइए हम देखते हैं यहाँ से। ठीक है, तो गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था। ये सब बेसिक है। उन्होंने कस्तूरबा से शादी की। 1888 से 91 तक इंग्लैंड गए हुए थे लॉ वगैरह पढ़ने के लिए। ठीक है, और 1893 में वो साउथ अफ्रीका गए। क्यों गए? क्योंकि दादा अब्दुल्ला ने, जो एक बिजनेसमैन थे, उन्होंने उनको केस के लिए बुलाया था गांधी जी को। ठीक है, साउथ अफ्रीका में वो डरबन पहुंचे। वहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा चल रहा था, मतलब रंग के आधार पे काले गोरे का बहुत ज़्यादा भेद होता था वहाँ पे। तो उनको ट्रेन से जो है सो बाहर फेंक दिया गया था जब वो डरबन से प्रिटोरिया ट्रेवल कर रहे थे। ठीक है, तो उसको जो है मतलब वाइट पैसेंजर के साथ बैठने नहीं दिया गया, जबकि टिकट भी था उनके पास। ठीक है, तो उनको बहुत मतलब बुरा फील हुआ कि मतलब वो उनको लगा कि अब मेरे स्किन के कलर के कारण जो है सो ये लोग ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने जो है ये वाइट रेसिज्म जो है, मतलब जो गोरे और काले का जो भेद हो रहा था, इसको एक मतलब पूरे तरीके से विटनेस किया, खुद से उसको देखा। और उन्होंने बोला कि ये मतलब बहुत बुरी चीज़ है। और मतलब अगर मेरे साथ अभी ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब जो भी लेबर्स या फिर कोई भी जो भी लोग साउथ अफ्रीका में आते होंगे और जिनका रंग मतलब थोड़ा गोरा मतलब काला है, तो वो उनके साथ ऐसा हुआ मतलब होता है होगा। और मतलब वो लोग कितने गंदे तरीके से इसको फेस कर रहे होंगे। तो ये बात उनके जो है सो मतलब दिमाग में बहुत डीप जो है सो जाके हिट की। तो वो अब कुछ सोचेंगे आगे, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। उससे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि उस टाइम में इंडियन जो थे साउथ अफ्रीका में 3 तरह के थे। ठीक है, कुछ लोग थे जो कि इंडेंचर्ड इंडियन लेबर जो आए हुए थे। ठीक है, एक जो है सो मतलब अभी ताज़ा ताज़ा हैं। दूसरा थे जो वहाँ जाके बस गए। ठीक है, तीसरा जो थे जो जिनका कि बिज़नेस वगैरह बहुत ज़्यादा चल रहा था, जिसके कारण ब्रिटिशर्स उससे बहुत ज़्यादा जेलस थे। तो ये 3 टाइप के लेबर थे वहाँ पे। तो उससे जो मतलब वहाँ पे भी देखिए, ब्रिटिशर्स जो थे किसी न किसी चीज़ में इंटरफेयर करते थे। तो ये 3 टाइप के थे, एक जो अभी ताज़ा ताज़ा है, एक जो बस गए, और एक जो थे जिनका बिज़नेस वगैरह बहुत अच्छा चल रहा था, मर्चेंट टाइप। ठीक है, अब गांधी जी को मैंने आपको बताया कि जब गांधी जी ने ये सब चीज़ देखा तो गांधी जी के दिमाग में आया कि अब हम इतना बर्दाश्त नहीं कर सकते, अब हमको फाइट करना चाहिए। इसीलिए वो 22 साल रहे साउथ अफ्रीका में। ठीक है, अब वो उनका तो ऐसा था कि जब वो गए थे तो उनको जब दादा अब्दुल्ला ने जो बुलाया था तो उनके दिमाग में ये था कि काम हो जाएगा और उसके बाद मैं वापस हो जाऊंगा। लेकिन जब उन्होंने ये सब चीज़ फेस किया तो उन्होंने इसको पर्सनली लिया और पूरे भारतीय के तौर पर जो है उन्होंने ये चीज़ शुरू किया। अब उन्होंने फैसला किया कि वो साउथ अफ्रीका में रहेंगे। ठीक है, और इंडियन वर्कर्स को एक साथ करेंगे और उसके बाद जो है सो लड़ाई के लिए जो है सो जितना भी राइट्स है वो सब कुछ जो है सो इकट्ठा करके और पूरे तरीके से लड़ेंगे। ठीक है, 1914 तक रहे। उसके बाद 1915 में आए थे वो 9 जनवरी को, जिसको क्या प्रवासी भारतीय दिवस मानते हैं। ठीक है, अब देखिए वहाँ पे क्या क्या दिक्कतें थी। उनको इंडियंस को वोट करने नहीं दिया जाता था। उनको जो है सो अनसैनिटरी मतलब गंदी जगह पर रहा जाता था। ठीक है, इंडियंस को 9 बजे के बाद जो है सो रोड पे नहीं चलने दिया जाता था। ऐसा मानना था कि ये काले लोग रात को नहीं चलने चाहिए क्योंकि ये लोग चोर होते हैं, मतलब गंदगी ये लोग अपने साथ लेके चलते हैं, ऐसा वहाँ पे मानना चाहिए, मतलब वो लोग मानते थे। ठीक है, अब गांधी का जो है सो मॉडरेट फेट साउथ अफ्रीका में 1894 से लेकर 1906 तक चलता है। वो पिटीशन वगैरह मतलब मैंने आपको बताया था, मॉडरेट का जो होता है बेसिक पॉलिसी, उसी पर वो लोग चल रहे थे। गांधी जी पिटीशन करते थे साउथ अफ्रीका में और ब्रिटिशर्स को वगैरह को भी मतलब सब कुछ बोलते थे कि तुम देखो ऐसा है कि हम लोग को जो है सो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करना बंद करो, हम लोग को भी राइट्स दो, जितना हमारा पैसा होता है, जितना वर्कर्स हमारे काम करते हैं उसको तुम जो है सो समझो। तो लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे वो लोग हंस के इस बात को टाल देते थे और उनको बहुत गंदी गंदी बातें बोलकर उनको भगा दिया जाता था। तो इंडियंस को यूनाइट करने के लिए उन्होंने धीरे धीरे सोचा कि कुछ ना कुछ किया जाए। तो उधर उन्होंने देख रखा था कि इंडिया में जो है सो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो उन्होंने साउथ अफ्रीका में नेटल इंडियन कांग्रेस बनाया 1894 में, और वहाँ पर एक किताब लिखने मतलब पेपर स्टार्ट किया जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन, ताकि साउथ अफ्रीका में जो इंडियंस रह रहे हैं उनके साथ कैसा बर्ताव किया जा रहा है, इसके लिए उसमें बताना शुरू कर दिया। ठीक है, अब देखिए 1894 में जो था डिसफ्रेंचाइजमेंट एक्ट था, मतलब इसके तहत क्या था कि जो था कोई वोट वगैरह सब जो है सो नहीं करने दिया जाता था। तो 1894 में इन्होंने नेशनल इंडियन कांग्रेस बनाया गांधी जी ने। 1896 में ये इंडिया कुछ दिन के लिए आए थे सपोर्ट के लिए। ठीक है, ग्रीन पैम्पलेट वगैरह छपवाया था गोखले से मिलकर। ठीक है, लेकिन ज़्यादा कोई फ़ायदा इससे हुआ नहीं। फिर 1899 और 1902 के तहत अफ्रीकन में बोअर वार हो रहा था। अब बोअर वार क्या था
तो उस दौरान डच और ब्रिटिशर्स में बहुत ज़्यादा जो है सो लड़ाई हो रही थी। तो गांधी जी ने ब्रिटिशर्स की मदद की थी एम्बुलेंस वगैरह कॉप के थ्रू, मतलब मेडिकल वगैरह में जो मतलब होता है मेडिकल के थ्रू हेल्प की थी। इंसानियत के नाते गांधी जी ने उसकी मदद की थी, ठीक है। फिर उसका जुलू रिबेलियन भी हुआ था, ये एम्बुलेंस कॉर्प वाला जो मैंने बताया, ब्रिटिशर्स की मदद गांधी जी ने की थी। गांधी जी का उन्हें कुछ ऐसा नहीं था कि मैं इनकी मदद करूँगा तो ऐसा कुछ होगा, नहीं, गांधी जी ने बिना कुछ सोचे समझे उन लोगों की मदद की थी। 1901 में एक बार गांधी जी किसी चीज़ के लिए इंडिया आए हुए थे, तो पहली बार उन्होंने जो है किसी कांग्रेस के सेशन में जाके चुपचाप खड़े होकर सुन रहे थे, ठीक है। और वो उन्होंने वहाँ पे भी बोला था कि हम लोग को मदद चाहिए साउथ अफ्रीका में ऐसा ऐसा जो हो रहा है, ठीक है। लेकिन उस टाइम तक कोई भी चीज़ जो है सो सुना नहीं जाता था, ऐसे ही उन बातों को हट दबा दिया जाता था। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया 1894 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो याद रखना है। 1903 में उन्होंने फिर पब्लिश किया था इंडियन ओपिनियन, आपको पता है। 1904 में उन्होंने एक फार्म बनाया था नेटल, जिसका कि नाम था कि फिनोइक्स फार्म, ठीक है। इनके जो गुरु तो गोखले कहा जाता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे जॉन रस्किन से। एक आप आगे पढ़िएगा, एक बुक आती है ऑन टू हिज लास्ट, वो जॉन रस्किन की है, ठीक है। इनसे बहुत ज़्यादा ये प्रेरित थे। 1906 तक वो मॉडरेट की तरह बिहेव कर रहे थे, लेकिन जब उनको लगा कि ये लोग तो कुछ सुनेंगे नहीं, तब वो बाद में थोड़ा सा जो है सो पैसिव रेसिस्टेंस या सत्याग्रह की तरफ आते हैं, ठीक है। वही सिविल डिसोबीडियंस वगैरह उन्होंने सेकंड फेज में स्टार्ट किया। तो अब किस किस चीज़ के लिए किया, याद रखिए। सत्याग्रह अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, दूसरा कैंपेन अगेंस्ट रेस्ट्रिक्शन ऑन इंडियन माइग्रेशन, ठीक है। कैंपेन अगेंस्ट पोल टैक्स, इनवैलिडेशन ऑफ मैरिज, ठीक है। मतलब ब्रिटिशर्स में ये, ब्रिटिशर वहाँ जो साउथ अफ्रीका में थे ये मानते थे कि अगर क्रिश्चियन से शादी नहीं हुई है तो वो इनवैलिड है, मतलब ऐसा ऐसा चीज़ वहाँ पे बोला जाता था। तो इसी का फ़ायदा उठाकर गांधी जी ने वहाँ की महिलाओं को एक किया था, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनता है, ठीक है। फिर 1906 में जो है सो ब्लैक लॉ इन्होंने घोषित कर दिया। उन्होंने पैसिव रेसिस्टेंट एसोसिएशन बनाया, जिसको कि बाद में सत्याग्रह कहा। बोला कि जो सजा देना है दो, हम लोग लेकिन तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, ठीक है। सत्याग्रह अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मतलब ये था कि अगर तुमको अपने साथ में एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपने फिंगरप्रिंट के साथ एनी टाइम लेके चलना पड़ेगा। तो गांधी जी ने बोला कि जब हम यहाँ पे रह रहे हैं तो हम ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे हम चोरी डकैती ये सब कर रहे हैं, तो ऐसा हम लोग तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, ठीक है। गांधी जी ने रिफ्यूज़ कर दिया, बोला हम इस चीज़ को नहीं करेंगे, अपोज करेंगे, ठीक है। गांधी जी ने अपना जो भी सर्टिफिकेट वगैरह था उसको जला दिया, ठीक है। फिर रेस्ट्रिक्शन ऑन इंडियन माइग्रेशन के लिए वो था कि एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस जाना है तो फिर उसके लिए बहुत सारा जो है सो रोका जाता था, बहुत सारा ये दिखाओ वो दिखाओ। तो गांधी जी ने बोला कि तुम लोग को जो करना है करो, हम तो जाएंगे चाहे। और गांधी जी एक इधर से उधर होने लगे। मतलब ये जितने भी चीज़ है ना, ये सब इसके अपोज में गांधी जी आंख बंद करके सबको अपने मास को एक साथ किया और बोले कि चाहे जो होगा तुम हमें सजा दो, जो करना है करो, हम तो जाएंगे, ठीक है। पोल टैक्स के लिए जो था 3 पाउंड का जो है सो जितने भी इंडियन जो मतलब जाके वहाँ रह रहे थे सबसे 3 पाउंड लिया जा रहा था, ठीक है। गांधी जी ने बोला अब ये भी नहीं देंगे, जो करना है करो। फिर इनवैलिडेशन ऑफ मैरिज, मतलब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट था कि कोई भी मैरिज जो है, जो अगर क्रिश्चियन की रीति रिवाज से नहीं हुआ तो इनवैलिड है। अब गांधी जी ने ये बात वुमेन को बोला कि देखो तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब तुम लोग को जो इनवैलिड बोला है, तो वुमेन भी आगे पूरे तरीके से जो देखिए ट्रांसवाल इमाइग्रेशन एक्ट, ये सब मेंस का पर्पस है। लेकिन एक बार आपको जानना जरूरी है, मतलब कुल मिलाकर ये है कि कोई भी जो इलीगल चीज़, जो ब्रिटिशर सब कुछ को इलीगल बना दिया था, गांधी जी ने बोला कि तुमको जो करना है करो, हम तो इसके अगेंस्ट जाएंगे। और गांधी जी ने वो करके दिखाया। तो ये गांधी जी की एक बहुत बड़ी जीत हुई थी। 1910 में उन्होंने टॉल्स्टॉय फार्म जो है ट्रांसवाल में खोला था, ठीक है। अब गांधी जी से जब उनकी बात हुई थी, ठीक है, गांधी जी से गोखले की जब बात हुई थी, तो जब वो ऐसे, मैं आपको एक नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, जब वो इंडिया आए थे तो गोखले ने बोला था कि गांधी जी देखो ऐसा है कि तुम जब भारत छोड़ के गए थे तब भारत की कुछ अलग स्थिति थी, अब भारत की कुछ अलग स्थिति है। तो तुमको अगर यहाँ पर कुछ भी वापस से टूर शुरू करना है तो तुम पहले एक बार घूमो और पूरे इंडिया को टूर करो 1 साल, उसके बाद तुम कोई भी स्टेप लेना। तो गांधी जी ने वही किया था, ठीक है। तो जॉन रस्किन की जो अनटू हिज लास्ट थी, इसका ट्रांसलेशन जो हिंदी में है वो सर्वोदय, ठीक है। ये जो था जॉन रस्किन की किताब थी। अब आपको एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि गांधी जी ने अगर इतना कुछ किया तो वहाँ कुछ ना कुछ तो होगा। तो बाद में सरकार जो है पूरी झुक गई और एक इंडियन रिलीफ एक्ट जो है सो लेके आई 1914 में। याद रखिएगा, इंडियन रिलीफ एक्ट 1914, बहुत कम ही लोग इसको जानते हैं। तो इंडियन रिलीफ एक्ट 1914 है, मतलब जो भी गांधी जी ने वहाँ पे नेगोशिएशंस किया था लॉर्ड हार्डिंगे, CF एंड्रूज और जनरल स्मट्स के साथ, ठीक है। तो जो भी चीज़ था सब कुछ को, जितना चीज़ गांधी जी चाहते थे सब हो गया। पोल टैक्स हट गया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का कोई यूज नहीं, मैरिज जो था वह इंडियन राइट
से होगा, और मतलब जो भी था इंडियन इमाइग्रेशन एक पूरे सिंपैथेटिक मैनर में, एक प्रॉपर जो होता है, मतलब एक मिनिमम जो डॉक्यूमेंट होता है उसके साथ आप इधर उधर जा सकते थे। ठीक है, अब जब गांधी जी सोचे कि सब काम मेरा 1914 के एंड में हो गया है, तब हम 1915 को निकल जाते हैं। तो अब वो 9 जनवरी 1915 को वहाँ से निकल गए। तो देखिए एकदम लाइन बाय लाइन फ्लो में पढ़ रहे हैं, चल रहे हैं। गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में क्या किया, कौन सा फार्म, कौन सा आश्रम, कौन सा कांग्रेस, क्या किया गांधी जी ने, फिर क्या लास्ट में किया कि वो वापस साउथ अफ्रीका से यहाँ आए। ऐसा तो नहीं कुछ छोड़ के आए, तो बिल्कुल नहीं। 1914 में रिलीफ एक्ट के तहत सब कुछ जीत लिया, सब कुछ समझ लिया, सबको इंडियन को राहत दिला दी। अब वो 1915 में इंडिया आएंगे। ठीक है, अब वहीं पे ये मेंस का है कि गांधी जी ने वहाँ देखा पोटेंशियल ऑफ मास बहुत ज़्यादा, यूनाइट रहना चाहिए, अगर हमको जीतना है तो यूनाइट। लर्निंग जो है सो मतलब अगर इंथुसियास्ट सपोर्टर हो, अगर आपको मतलब कोई समझाने वाला हो तो आप बहुत जल्दी सीख जाइएगा। एक नया तरीका देखा कि रेसिस्टेंस का। ठीक है, मतलब जो ये एक्सट्रीमिस्ट वाला जो बता रहा हूँ, सिविल डिसोबीडियंस, ये सब नया तरीका है। ठीक है, अब गांधी जी का 2 एलिमेंट जो है आइडियोलॉजी का, वो है ट्रूथ और नॉन वायलेंस, बेसिक। ठीक है, जॉन रस्किन का वही अनटू हिज लास्ट, इसका गुजराती ट्रांसलेशन है सर्वोदय, याद रखिएगा। गांधी जी की फिलॉसफी क्या की थी, ट्रूथ, नॉन वायलेंस। ठीक है, फंड चीट वगैरह कुछ नहीं, सत्याग्रह। ठीक है, सत्याग्रह मतलब नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है, ये सब चीज़ एकदम बेसिक है। गांधी जी का जो सत्याग्रह था वो 3 लेवल का था, पहले में फास्टिंग हड़ताल होगा, दूसरे में नॉन कोऑपरेशन, तीसरे में सिविल डिसोबीडियंस। ठीक है, 3 एलिमेंट जो थे गांधी जी का वो थे खादी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी और अनटचेबिलिटी। इनका जो फिलॉसफी था, सबको लेके चलना है, सोसाइटी शुड बी डाइवर्स एंड डिफरेंट ग्रुप हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, सत्याग्रह का इनका मतलब था, जो गांधी जी बोलते थे कि ट्रूथ फोर्स। ठीक है, क्लियर है। सत्याग्रह एक मॉरल वेपन है, और स्ट्रेस जो है सोल फोर्स पर है और फिजिकल फोर्स, मतलब ये कुल मिलाकर आत्मा की बात करते हैं कि आत्मा शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, और मतलब आपके फिजिकल फोर्स से ज़्यादा जो है आपका आत्मा जो है सो मतलब वो बढ़िया होना चाहिए। ठीक है, प्यार से और मतलब आराम से बात करके आप एनिमी का दिल जीत सकते हैं। ठीक है, और सत्याग्रह जो है पूरे तरीके से ट्रूथ पर बेस है, सत्य पे। ठीक, ये सब चीज़ बेसिक है, ये सब चीज़ आप जानते होंगे। ठीक है, कि बेसिक पर्सपेक्ट क्या है सत्याग्रह का, तो सत्य, अहिंसा, तपस्या। ठीक है, अब गांधी जी आए। गांधी जी का 3 सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया में है, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, 17, 18, 18। ठीक है, सीक्वेंस याद रखिएगा, पहले चंपारण, तब अहमदाबाद, तब खेड़ा। ठीक है, चंपारण क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस था। अहमदाबाद क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट हंगर स्ट्राइक था। खेड़ा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन था। अब चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा से यहाँ से जो है सो गांधी जी ने बहुत सारा गेन वो किया था। और वो साउथ अफ्रीका से जब आए थे तभी उनको पूरा कॉन्फिडेंस था कि अब वो जो है सो एक एक करके जो भी तरह की दिक्कत है वो इंडिया में अब समझ सकते थे। ठीक है, वो इंग्लैंड अफ्रीका से जो है डायरेक्ट इंडिया नहीं आए थे, पहले इंग्लैंड गए थे तब आए थे इंडिया। ठीक है, अब गांधी जी इंडिया आए, उसी दौरान जो था गोखले भी कुछ दिन बाद वो खत्म हो गए। 17 में चंपारण लिख दिया, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा। CAK याद रखिएगा ट्रिक। इंग्लैंड में वो सरोजनी नायडू से मिले, तब गोखले से मिले, तब वापस आए थे इंडिया। ठीक है, गोखले ने उनको बोला था कि तुम मेरा सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी ज्वाइन कर लो, क्योंकि उनको लगा कि उनके जाने के बाद गांधी ही हैं जो कैपेबल हैं, जो इसको देख सकते हैं। चूँकि गांधी जी 22 साल पहले ही जो है भारत को छोड़ चुके थे। ठीक है, और गोखले ने उनको बोला था कि पूरे तरीके से तुम जाओ, एक बार जो है सो टूर करो 1 साल के लिए। ठीक है, वही 9 जनवरी 1915 को मैंने बताया कि इसी दिन जो है 2003 में जो है प्रवासी भारतीय दिवस जो है इसको मनाया जाता है। ठीक है, अभी इंडिया आने के बाद क्या किया, तो पूरे तरीके से जो है सो कंट्री में घूमे, मास वगैरह को ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, पॉलिटिकल पोजीशंस वगैरह देखी कि क्या हो रहा है, कि मतलब पिछले 1 साल में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ को देखा। ठीक है, और वो मॉडरेट के पॉलिटिक्स से डिसएग्री थे। ठीक है, ठीक है, और वो मतलब जो उनका बेसिक प्रिंसिपल था नॉन वायलेंस, वो इनका जारी ही था। ठीक है, उन्होंने बोला कि सत्याग्रह वगैरह से ही जो टेक्निक है जिससे हम अपने नेशनलिस्ट गोल को जो है सो प्राप्त कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा में कुछ नहीं रखा है। ठीक है, मतलब प्यार से ही हम एनिमी को अपने तरफ कर सकते हैं, उनका ये बहुत ज़्यादा मानना था। ठीक है, उसके बाद वो जिन्ना से भी मिलते हैं, तिलक से मिलते, कुछ कुछ बातें होती हैं, और उसके बाद 1915 में गोखले की मौत हो जाती है। ठीक है, अब 1916 का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लखनऊ सेशन होम रूल लीग मूवमेंट था। होम रूल लीग में गांधी जी पार्टिसिपेट नहीं किए थे। अब देखिए इस दौरान होता क्या कि राजकुमार शुक्ला आते हैं चंपारण का जो प्रॉब्लम लेके, 3 कठिया सिस्टम वाला प्रॉब्लम लेके, तो वहाँ देखते हैं कि तिलक और जिन्ना बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो वो गांधी जी को अप्रोच करते हैं। ठीक है, और बोलते हैं कि गांधी जी को सब कुछ समझाते हैं, तो गांधी जी बोलते हैं कि ठीक है तुम चलो, 1917 में हम जो है सो चंपारण आएंगे। गांधी जी आराम से चंपारण में उस दौरान हो क्या रहा था कि इंडिगो प्लांटर्स जो थे, यूरोपियंस जो थे, वो पूरे तरीके से पहले क्या होता था कि इनको बोलते थे कि एक खेत है मानो, तो उसका जो है सो 3 कट्ठे पे जो है सो मतलब उसमें इंडिगो को ग्रो करना है। ठीक है, और इंडिगो ग्रो करने का मतलब है कि आप उस पर जो है सो इंडिगो ग्रो करने के बाद वो फसल जो पूरे तरीके से बर्बाद हो जाती है, इसीलिए 3 कठिया सिस्टम है। ठीक है, अब क्या था
कि पहले 1 लाख एकड़ में जो था मतलब पूरे तरीके से 1850 से पहले बहुत ज़्यादा ज़मीन था, वहाँ पर इंडिगो फार्मिंग वगैरह की जाती थी। अब क्या कहा इन्होंने कि जितना लैंड है सब पे जो है सो 20 कट्ठा का है तो उसमें से 3 कट्ठा में इंडिगो ही ग्रोन होगी, इंडिगो को तुमको उगाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब होता क्या था कि इंडिगो के कारण लैंड इनफर्टाइल हो जाती थी। अब क्या हुआ, 1900 ईस्वी आते आते जर्मन डाई आ गए, तो अब देखिए उनका जो खेत था वो भी गया, अब इंडिगो का कोई ज़रूरत नहीं है, जर्मन डाई आ गई, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, तो यूरोपियन प्लांटर जो बोले थे कि अब देखो तुम्हारा उगे ना उगे हमको क्या मतलब है, अब उसका हमको भी दो, क्या कहते हैं, खेती से वो दो कुछ ना कुछ, अब वहाँ पे कुछ उगेगा तब ना ये लोग देंगे। तो ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, इसीलिए वो लोग जो था मतलब गांधी जी को अप्रोच किया। और दूसरी बात क्या हो गई कि वर्ल्ड वार 1 के टाइम में जर्मनी से डाई आना बंद हो गया, तो अब वापिस से बोलते हैं कि उगाओ। अब एक बार खेत को छोड़ दिया, अब फिर से बोलने कि उगाओ, तो पूरे तरीके से खेती बंजर है तो उगेगा कहाँ। इसीलिए जो था ये गांधी जी को पूरी कहानी राजकुमार शुक्ला ने सुनाई। तब आते हैं गांधी जी पूरे मूड में, और जिसको कि कहा जाता है चंपारण सत्याग्रह। इनके साथ में राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, कृपलानी, ये सब पहुँचे। और मतलब गांधी जी ने बोला कि जो करना है पनिशमेंट देना है, जो करना है दो, हम ये चीज़ गलत है इसके विद्रोह में जाएंगे, ठीक है। गांधी जी ने अथॉरिटीज़ वगैरह को बोला कि 3 कठिया सिस्टम जो है इसको हटाओ, ठीक है। पीजेंट को जो है सो कम से कम 25% मनी जो है इसका कंपनसेशन वगैरह पूरे दो। तो बाद में जो है सो FG सलाई वगैरह सब जो चंपारण एग्रीरियन कमेटी की जो है सो एक ग्रुप बनता है, जिसके तहत गांधी भी एक मेंबर है। गांधी और 4 इंडियन सिविल सर्वेंट रहते हैं, और उन्होंने बाद में 3 कठिया जो है सिस्टम उसको हटा दिया। क्लियर है। और चंपारण सत्याग्रह के टाइम में कौन कौन थे, ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, रामनवमी प्रसाद, सम भूषण वर्मा, धरणीधर, ये सब थे। और 25% पे जो है पूरे तरीके से लोग सेटल कर दिया। उसी दौरान 1917 में हुआ क्या था कि मानसून वगैरह आया हुआ था, तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी खेड़ा में, जिसके कारण जो है क्रॉप वगैरह डैमेज हो गया था। और लीडर वगैरह पिटीशन दे रहे थे सरकार को कि हमारा जो है फसल बर्बाद हुई है तो टैक्स वगैरह कम करो, लेकिन गवर्नमेंट बोली ऐसा कुछ नहीं है, टैक्स देना ही पड़ेगा। उसी दौरान गांधी जी जो है सो स्टार्ट किया कि कोई टैक्स, नो टैक्स कैंपेन वगैरह स्टार्ट कर दिया। अब उसी दौरान एक और चीज़ हुआ कि क्रॉप डैमेज हुआ, तो प्लेग, बहुत ज़्यादा प्लेग आ गया था अहमदाबाद में। प्लेग मतलब महामारी आ गई थी, तो क्रॉप बहुत ज़्यादा जो है सो ख़त्म हो गया। अब उसके कारण बहुत ज़्यादा जो था लोग भी मर रहे थे, स्कूल बंद था, माइग्रेशन स्टार्ट हो गया, वर्कर वगैरह सब भागने लगे अहमदाबाद में। तो ऑनर जो थे इंडस्ट्री के, वो बोले कि भाई ऐसे में तो इंडस्ट्री हमारा खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने बोला कि जो भी यहाँ काम करेगा उसको हम 75% प्लेग बोनस देंगे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि जनवरी 1918 में फिर प्लेग थोड़ी दिन के लिए चला, फिर प्लेग खत्म हो गया। तो मिल के जो ऑनर थे उन्होंने बोला कि अब हम उतना नहीं देंगे, 20% देंगे, ठीक है। वर्कर गुस्सा गए, बोले कि देखो हम अपनी जान को जो है जोखिम में डाल के यहाँ पर रहे और तुम अब हमको बोल रहे हो 20% देंगे, ठीक है। वर्कर बोलने लगे कि नहीं, हमको 50% बोनस चाहिए, ठीक है। अहमदाबाद मिल ऑनर जो थे, वो उनका जो था वो लीडर थे, उनका नाम था अंबालाल साराभाई। गांधी जी के ये जो थे दोस्त थे। अब इन्होंने तो गांधी जी को जो है जितने लेबर थे उन्होंने बोला कि भाई देखो ऐसा है मिल के वर्कर ने कि तुम अगर चाहोगे तो ये हमारा बोनस जो है बढ़ जाएगा। तो गांधी जी को बोला, तो गांधी जी जो थे उनको मतलब समझाया, तो वो पहले नहीं समझे। तो फिर उनकी एक बहन थी, गांधी जी ने उनको समझाया कि देखो ऐसा है कि वर्कर वगैरह को हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए, और प्लीज़ आप उनको समझाइए कि जो भी बोनस है वो दे दें, ठीक है। तो फिर वो लोग जब नहीं सुन रहे थे तो गांधी जी भी पूरे तरीके से स्ट्राइक पर आ गए, ठीक है। अब गांधी जी ने पहली बार जो था वो फास्टिंग वगैरह का जो है सो इसको जो है एक तरीका बनाकर जो है सो उतारा अपने इसमें। तो मार्च से उन्होंने स्टार्ट कर दिया फास्टिंग, ठीक है। ये देखकर जो है सो मतलब उनके जो दोस्त थे सारा लाल भाई, वो मतलब पिघल गए और उन्होंने बोला ठीक है हम जो है सो 35% जो है सो इन लोगों को दे देंगे। तो सेटलमेंट बाद में जो है सो 35% पे हो गया। तो आपको समझ में आया होगा कि ये क्या हो रहा है। अब खेड़ा सत्याग्रह ये फर्स्ट नॉन कॉपरेशन था, ठीक है। क्रॉप फेल्यूर मैंने बताया, रेवेन्यू मतलब ये उस टाइम में कहा था कि अगर तुम्हारा खेत में तुम मतलब फसल डाले और अगर 1/4 से कम होगा तो तुमको किसी भी टाइप का जो है टैक्स वगैरह नहीं देना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट बाद में रिफ्यूज कर दी, बोली नहीं चाहे कुछ भी हो, नहीं होगा हमको टैक्स चाहिए। तो फिर गांधी जी ने बोला कि अब हम कुछ भी हो जाए नो टैक्स कैंपेन स्टार्ट करेंगे, और बाद में कुछ भी नहीं दिया। इसमें जो मेन लीडर थे वो थे वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और बाद में जब ये डिसीजन हुआ कि अच्छा चलो जिसको जितना देना है उतना ही दे दो, तुमको जो मन है 2%, 5%, 10% जो देना है वही दे दो, ठीक है। अब ये देखिए गेन वगैरह से, इससे चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा से गांधी जी को एक मोटिवेशन मिला। उसको ये लगा कि सत्याग्रह जो है सो मतलब एक एफिशिएंट टेक्निक है, ठीक है। और स्ट्रेंथ और वीकनेस ऑफ मास को उन्होंने पहचाना, और ये उन्होंने देखा कि अगर यूथ साथ हो या मास साथ हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अब 1919 में इसी दौरान जो है रॉलेक्ट एक्ट आता है, इसी को ब्लैक एक्ट कहा जाता है। मतलब ना दलील ना वकील, सीधा जो है सो अंदर कर दिया जाता है, ठीक है। 1913 में आपको पता है कि गदर पार्टी जो सैन फ्रांसिस्को वाला मैंने आपको बताया था, उसी को जो है सो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट को जो है सो वो करके जो है सो कंटिन्यू रखते हुए सिडनी रॉलेट ने जो है ये रॉलेक्ट एक्ट लगा दिया था, याद रखिएगा।
ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। रोलेक्ट कमीशन जो है सो सर सिडनी रोलेक्ट के जो मतलब हेड इसको किया गया, ब्रिटिश जज थे सर सिडनी रोलेट, ठीक है। और ये किस चीज़ के लिए आता, तो इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि सेडिटियस कॉन्स्पिरेसी, जो हम लोग मतलब पूरे तरीके से विद्रोह या फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं उसको रोकने वगैरह के लिए, ठीक है। बोला था कि ना दलील ना वकील, सीधा 2 साल के लिए अंदर, मतलब आपको बिना किसी तौर पर, जैसे 4 लोग खड़े हैं आपको उठाएगा सीधा जेल में दे देगा और उसके लिए उसको कोई जवाब भी नहीं देना होगा, ठीक है। ठीक है, कोई विदाउट ट्रायल, यही सब लिख रखा है इसमें। ये लाइन याद रखिएगा जहाँ वीआईपी लिखा है, रोलेक्ट एक्ट अलाउड ट्रायल विदाउट जूरीज, ठीक है। कोई भी अगर न्यूज़पेपर में कुछ छापिएगा उसमें भी कर देगा, सब तरीके से फंसा लिया था, ठीक है। अब ये रोलेक्ट एक्ट किसको रिप्लेस किया था, तो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 था, उसको रिप्लेस करके जो है सो रोलेक्ट एक्ट आया था, तो इसलिए याद रखिएगा स्टार मार्क करके। रोलेक्ट एक्ट किसको रिप्लेस किया था, तो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 को। अब रोलेक्ट एक्ट के अगेंस्ट में जो सत्याग्रह हमारा जो था वो स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। होम रूल वगैरह सब जो है सब इकट्ठा हो गया। अब मैं आपको आगे बता रही है, मैं आपको ये एक चीज़ मतलब एक माइंड मैप से बता रहा हूँ कि कैसे कैसे करके क्या हुआ, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या था उस दौरान, जो मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म आया था, एक तो उससे हम असंतुष्ट थे, ठीक है। और उसके बाद इन लोगों ने एक रिप्रेसिव रोलेक्ट एक्ट और दे दिया, तो इसके कारण जो है पूरे तरीके से हम लोग परेशान हो गए कि गांधी जी ने बोला कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, हम लोग पूरे तरीके से मास प्रोटेस्ट करेंगे और सत्याग्रह सभा वगैरह सब जो है सो स्टार्ट करेंगे। इसी दौरान उन्होंने हड़ताल, फास्टिंग, सिविल डिसोबीडियंस, कोर्टिंग, अरेस्ट, ये सब को स्टार्ट करना धीरे धीरे करके शुरू किया, और इनके साथ जितने भी किसान गरीब लोग थे सब लोगों ने शुरू किया। अब इन लोगों ने सोचा कि सत्याग्रह को लॉन्च किया जाएगा 6 अप्रैल 1919 को, ठीक है। इससे पहले कि ये लॉन्च किया जाता तो बहुत बड़ा दंगा शुरू हो गया कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली, अहमदाबाद और पंजाब में, ठीक है। सिचुएशन ऐसा हो गया था कि लग रहा था कि मतलब 1857 के बाद सबसे बड़ी लड़ाई जो है वो 1919 में हो रही है, ठीक है। अब उस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर जो पंजाब के थे सर माइकल ओडायर, ठीक है, उसने एयरक्राफ्ट स्टाफिंग जो है वायलेंट प्रोटेस्टर के खिलाफ स्टार्ट कर दिया, मतलब ऊपर से जो है गोलीबारी वगैरह सबका आदेश वो दे दिया था। अब उसी दौरान हुआ क्या था, देखिए बात क्या हो रही थी। जालियांवाला बाग जो घटनाकांड होता उस दौरान हुआ क्या था कि सत्यपाल और किचलू जो थे, ठीक है, इंडिया के लीडर थे, उनको जो है सो अरेस्ट कर लिया गया था। तो उसके अगेंस्ट में लोग जो थे वहाँ पर मतलब चर्चा कर रहे थे कि क्यों किया गया, इसको कैसे बाहर लाए, इन सब का चर्चा कर रहे थे। जबकि ब्रिटिशर्स को लगा कि ये लोग किसी तरीके से प्लान बना रहे हैं, ठीक है। और उस दौरान मार्शल लॉ था, मार्शल लॉ में था कि आप लोग इकट्ठा एक साथ नहीं हो सकते थे। तो इस पर सर माइकल ओ डायर जो था, इसने जनरल डायर को परमिशन दे दिया कि तुम जो है तुमको जो करना है तुम करो। तो उन्होंने जो थे मतलब 1600 से ज़्यादा राउंड जो है गोली जो है चला दी, कहाँ पे, अमृतसर में, जिसके कारण 20,000 से ज़्यादा लोग की जो है सो मौत हुई, ठीक है। तो बैसाखी का फेस्टिवल था, तारीख था 13 अप्रैल 1919, इसी को जलियांवाला बाग कहते हैं। पूरे तरीके से जो है बंदूक चला था, ठीक है। इसका जो है रीज़न क्या था, रीज़न ये था कि सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल जो थे इनको जो है सो गिरफ्तार किया गया था। तो इसके गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे लोग शांति से बैठ के। ब्रिटिशर्स को लगा कि कहीं कोई बड़ा विद्रोह न हो, इसीलिए उन्होंने पूरे तरीके से गोली वोली चला दी, ठीक है। ये देखिए यही मैंने यहाँ पर लिख रखा है इसी के बारे में, वुमेन, चिल्ड्रेन सब पूरे तरीके से मर गए। अब देखिए 19 अप्रैल को गांधी जी ने बोला था हिमालयन ब्लंडर, ठीक है। उनको ये नहीं पता था उस टाइम तक, क्योंकि इतना जल्दी सर्कुलेट नहीं हो रहा था, उनको ये नहीं पता था कि अमृतसर में क्या हुआ। उस दौरान अहमदाबाद में बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा था, उसको इन्होंने बोला था हिमालयन ब्लंडर। बहुत जगह गलत कंसेप्ट दिया जाता है कि हिमालयन ब्लंडर जो है उसको जालियांवाला बाग को बोला, ऐसा कुछ नहीं है। जालियांवाला बाग को नहीं बोला गया था, ये बोला गया था जो अहमदाबाद में बहुत ज़्यादा वायलेंस बढ़ गया था, ठीक है। अभी तक गांधी जी यही लिखा है, अभी तक गांधी जी नहीं जान रहे थे कि जालियांवाला बाग कुछ घटना ऐसा हुआ है। फिर बाय जून 2 न्यूज़पेपर गांधी जी का है, यंग इंडिया और नवजीवन, उसमें उन्होंने इसके बारे में लिखना शुरू किया। डायर का एक्शन ने जो है सो ब्रिटिश राज का जो है सो खात्मा के बारे में स्टार्ट कर दिया कि अब इसका खात्मा होगा, ठीक है। गांधी जी ने जो है सो बोल दिया कि ब्रिटिश के साथ अब जुड़ना पूरे तरीके से असंभव है, अब हम ब्रिटिशर्स के साथ नहीं रह सकते, ठीक है। फिर एपीजे टेलर ने बोला जालियांवाला बाग मैसकर वाज द डिसिसिव मोमेंट व्हेन इंडियंस वेर एलिनेटेड फ्रॉम ब्रिटिश रूल, इन्होंने भी इस पर ताना कसा है, ठीक है। अब देखिए उस दौरान फिर भगत सिंह, उधम सिंह, ये लोग जो है सो पूरे तरीके से मतलब देख के उसके अंदर में जो राष्ट्र भाव की एक भावना जो थी वो पूरे तरीके से उमड़ पड़ी, और बाद में उधम सिंह से रहा नहीं गया, उन्होंने माइकल और डायर की हत्या कर दी, ठीक है, जो कि ब्रूटल सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ठीक है, याद रहेगा आपको। अब देखिए जो इन लोगों ने कांड किया इसके लिए एक हंटर कमेटी आई थी, ठीक है।
उसकी गठन हुई। इसमें इसका कमेटी की इंक्वायरी कौन कर रहा था, तो वही मॉन्टेग, ठीक है। अब इसका काम क्या था कि जो भी हुआ अभी रिसेंट में, इसके बारे में जो है सो इन्वेस्टिगेट करना और बताना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसमें 3 इंडियन मेंबर को शामिल किया गया, सर चमन लाल, पंडित जगत नारायण, सरदार साहिबजादा सुल्तान, ठीक है। अलग अलग जगह से विटनेस वगैरह सब हुआ, ठीक है, कि क्यों हुआ कैसे हुआ। बाद में इन लोगों ने इसको बोल दिया कि चलो कोई बात नहीं, ये नॉर्मल था, कुछ ऐसा बहुत बड़ा गलती नहीं था, ठीक है। इसलिए इसको वाइट वॉशिंग बिल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने किसी तरीके से, मतलब किसी भी तरीके से उस पर जो है सो जो डायर पर था उसको किसी तरीके से दोषी माना ही नहीं, बस बोल दिया कि हाँ ठीक है, एक उससे उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्या कि उसको जो है सो वापस भेज दिया, ठीक है। और उसी दौरान गोल्डन टेम्पल के जो ऑनर थे अरुण सिंह, उसने जनरल डायर को सपोर्ट किया था, ठीक है। इसीलिए बाद में आप देखिएगा कि गुरुद्वारा डिमांड रिफॉर्म आता है, ठीक है। विस्टर चर्चिल ने कॉन्डेम्ड, और उन्होंने बोला था कि ये इंसिडेंट एक मॉन्स्ट्रस है, ठीक है। डायर को हटा दिया गया लेकिन कोई एक्शन वगैरह इस पर नहीं लिया गया, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि यहाँ तक आपको समझ में आया हो। अगले में हम नॉन कॉपरेशन और खिलाफत को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। मतलब 3 से 4 और मानिए और आपका पूरा स्पेक्ट्रम कवर हो रहा है। एक एक चीज़ को पढ़िएगा, जो चीज़ समझ में नहीं है उसको लिखिएगा, सर्च कीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।